हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक हम कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, देखा गया है कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें सारों में ही एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक कंप्लीट कर ली स्टूडेंट, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जो आप क्वालिफाई ना कर पाओ। और इन बुक्स के अलावा आपको कोई बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने विषय सूची है, विषय सूची ये है स्टूडेंट 6th क्लास की ज्योग्राफी। आज से हम 6th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स टोटल 8 लेसन है और मैं कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स कि आपको पर डे एक लेसन कंप्लीट करवा दूँ। लेकिन अगर बाय द वे कोई बड़ा हुआ तो हम 2 दिन में उसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने को दिखाई दे रहा है कि विषय सूची के अंदर पहला अपना आता है स्टूडेंट सौरमंडल में पृथ्वी, सेकंड अपना आता है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, थर्ड अपना आता है बेटा पृथ्वी की गतियाँ, फोर्थ मानचित्र, फिफ्थ है अपना पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, सिक्स्थ पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप और सेवन्थ है स्टूडेंट्स अपना हमारा देश भारत। और लास्ट जो इसका लेसन है स्टूडेंट 6th क्लास की ज्योग्राफी का वो है भारत, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट लेसन। फर्स्ट लेसन का नाम क्या है स्टूडेंट्स अपना, सौर मंडल में पृथ्वी। तो स्टूडेंट्स, हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बिल्कुल बेसिक नॉलेज लेके। तो आपको जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्या देखा आपने को कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो शुरू में 1-2 हमें तारे दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अंधेरा बढ़ता जाता है वो क्या होते हैं, स्टार की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम उन स्टार्स को काउंट भी नहीं कर सकते। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्या है कि संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। हम ये देखते हैं ना स्टूडेंट्स कि कई तो स्टार ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने को चमकते हुए दिखते हैं, और कई तारे ऐसे होते हैं जो अपने को बहुत ही धुंधले दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत तो होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ये तो अपने को दिखते ही, क्योंकि वो चमकदार होते हैं तो आकाश में हीरे जड़े हुए अपने को दिखते हैं। और इनमें से तो कुछ ऐसे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। स्टूडेंट्स, बहुत से तारे ऐसे हैं जिनकी टिमटिमाहट जो है ना वो अन्य तारों से अलग है। कोई बहुत ज़्यादा चमक रहा है तो कोई धीमा धीमा चमक रहा है, यानी धुंधला हुआ। तो ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यानी कई ऐसे होते हैं ना जो तारे जो बिल्कुल चमकते रहते हैं, यानी उनमें कभी भी धुंधलापन नहीं होता, वो चांद के समान ही चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने के बाद यानी एक बार देख सकते हैं। और ये जो दिन होता है, जिस दिन हम देखते हैं, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी पूर्णिमा होती है। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि यानी अमावस्या होती है। स्टूडेंट्स, जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है वो क्या होती है, पूर्णिमा की रात होती है, यानी पूर्ण चंद्रमा वाली रात। और जिस दिन चांद यानी चंद्रमा अपने को दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स अमावस्या। ये आपको पता भी है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी तो गर्मियाँ है स्टूडेंट्स, तो आप बाहर ही होते होंगे रात को भी, तो आपने देखा होगा कि अगर आसमान साफ है तो उसको हम बिल्कुल अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है उसके अंदर। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? स्टूडेंट्स, वो तो अपनी जगह फिक्स होते हैं, फिर भी हम उनको दिन में तो नहीं देख पाते लेकिन रात को देख पाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण
रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। समझ में आ रही है ना बात? यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उन तारों के प्रकाश से ज़्यादा होता है, इसलिए हम उन तारों को दिन के समय नहीं देख पाते। स्टूडेंट्स, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उनको कहा जाता है बेटा क्या? खगोलीय पिंड। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट, सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है उनको हम कहते हैं खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। स्टूडेंट्स, कुछ खगोलीय पिंड जो बहुत बड़े हैं और गर्म होते हैं और इनके पास खुद का ही प्रकाश और ऊष्मा होती है और ये गैसों से बने होते हैं। समझ में आ रही बात? और ये बहुत बड़ी मात्रा के अंदर क्या करते हैं, जो है प्रकाश है उसमें उसको उत्सर्जित करते रहते हैं और जो ऐसा करते हैं उन खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सूर्य भी एक क्या है? तारा है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपके सामने ये दिखा रखा है ना, आओ कुछ करके सीखें, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको खुद भी पढ़ के देख लेना। बिल्कुल ये तो टॉर्च वाली बात दे रखी है कि पहले हम एक टॉर्च लेते हैं, फिर उसको कागज़ के ऊपर रखते हैं, जितनी दूर में उसका जहाँ से प्रकाश निकलता है वो पार्ट जो होता है उसका एक वृत्त खींच लेते हैं हम उसके ऊपर, कागज़ के ऊपर, और फिर उस कागज़ में यानी जहाँ जहाँ पर वृत्त बना है उस पर सुई से छोटे छोटे छेद कर लेते हैं और फिर उसमें से हम जो बैटरी होती है, जो टॉर्च होती है, उसका क्या करते हैं? प्रकाश निकालते हैं। तो अपने को सामने दीवार के ऊपर क्या निकलता है, दिखता है बेटा? कि बिल्कुल छोटे छोटे बिंदु दिखते हैं, वो तारों के समान ही अपने को दिखाई देंगे जब हम अंधेरे कमरे के अंदर होते हैं। और अगर हमने उसी अंधेरे कमरे के अंदर लाइट ऑन कर ली तो वो जो तारे हैं जो हम पहले देख रहे थे वो अपने को दिखाई नहीं देंगे। वही बात इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है बेटा? अब देखिए आगे अपना चलते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, रात को जो चमकते हैं ना तारे, वो भी एक सूर्य के समान ही है, यानी उनका भी खुद की ऊष्मा होती है, खुद का उनका प्रकाश होता है, लेकिन वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है, यानी सूर्य से भी ज़्यादा दूर है, तो वो अपने को बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है? और उनकी जो भी ऊष्मा और प्रकाश है वो हम तक नहीं पहुंच पाता, उनको हम महसूस नहीं कर पाते। समझ में आ गई बात? आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। आपने देखा भी होगा बेटा कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज, बहुत ऊंची ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज अपने को बिल्कुल छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल छोटा होता नहीं है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां भी देखते होंगे या देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि तारे जो होते हैं उनको अपने माइंड में आप खुद सोच के देखना कि पता नहीं क्या क्या आकृतियां वहाँ पर बनी होती है रात के समय में। तो इनको है ना स्टूडेंट, जो विविध आकृतियां बनती हैं उनको कहा जाता है नक्षत्र मंडल। अब आपसे पूछा जा सकता है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां जो है उनको कहा जाता है नक्षत्र मंडल। स्टूडेंट्स, अर्सा मेजर और बिग बियर ये भी एक प्रकार के क्या है? नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर। स्टूडेंट, नक्षत्र मंडल किसको कहा जाता है? तारों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। और अर्सा मेजर और बिग बियर ये भी क्या है? एक टाइप के नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल स्मॉल बियर या सप्तऋषि है। कौन सा है? स्मॉल बियर। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल बियर पूछा जाए या सप्तऋषि आपसे पूछा जाए तो ये क्या होता है? एक नक्षत्र मंडल है। सप्त यानी सात, सप्त यानी सात, और ऋषि का मतलब संत। स्टूडेंट्स, सात तारे जो इकट्ठे हैं, रात को आप कभी देखना, सात तारे अपने को अलग से चमकते हुए इकट्ठे दिखाई देंगे। और हिंदुस्तान के अंदर अपने यहाँ पर जो संत ऋषि मुनियों की ये धरती है, तो इस कारण इन तारों को भी ऋषि यानी संतों के साथ जोड़ दिया और इनका नाम रख दिया गया क्या? सप्त ऋषि। इनका नाम एक और है स्टूडेंट्स, वो क्या है?
स्मॉल बियर, ये भी एक टाइप का नक्षत्र मंडल है। यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल यानी अर्सा मेजर का भाग है। स्टूडेंट, अर्सा मेजर यानी बिग बियर है, उसका एक भाग है कौन सा? स्मॉल बियर। और उस स्मॉल बियर को क्या कहा जाता है? सप्तऋषि कहा जाता है। समझ में आ गई बात? जैसा कि आपको इस चित्र के अंदर दिखाई दे भी रहा है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला तारा, ये दूसरा तारा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां है ना, ये 7 तारे हैं स्टूडेंट्स। इन्हीं को ही सप्तऋषि कहा जाता है, स्मॉल बियर इनको ही कहा जाता है। और ये किसके भाग हैं? अर्सा मेजर यानी बिग बियर के भाग हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों तथा ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। स्टूडेंट्स, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करने के लिए तारों की सहायता से ही मतलब उसका निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी ये जो देखा था ये चित्र, इसके अंदर ये जो तारा है ना स्टूडेंट्स, ये क्या अपना ध्रुव तारा है। इसी को देखकर ही रात्रि के समय में जो अपने बड़े बुजुर्ग थे वो क्या बताते थे? उत्तर दिशा का निर्धारण करते थे। समझ आ गई बात? अब ये उत्तर दिशा का निर्धारण करते कैसे थे वो देखिए, किस तरीके से वो बताते थे कि इधर वाली साइड उत्तर दिशा है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि चित्र में दिखा रहे हैं अपने को 1.1 के अंदर, ये जो 1.1 चित्र अपने पास था, आप देखेंगे कि यह सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। स्टूडेंट्स, संकेतक तारे कौन से हैं? ये जो 2 तारे हैं यानी सप्तऋषि के लास्ट वाले जो 2 तारे हैं उनको आपस में मिलाकर एक काल्पनिक रेखा अगर खींची जाए तो लास्ट में जो अपने पास आएगा स्टूडेंट्स वो कौन सा तारा होगा? ध्रुव तारा होगा। समझ में आ गई बात? जो अपने देश के सैनिक है अगर जंगलों के अंदर जाते हैं स्टूडेंट्स तो इन्हीं के माध्यम से, ध्रुव तारे के माध्यम से ही वो दिशाओं का निर्धारण करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है स्टूडेंट्स। ध्रुव तारा जो एकमात्र ऐसा तारा है जो आसमान के अंदर फिक्स रहता है, उसी साइड ही रहेगा हमेशा। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। किसकी सहायता से? सप्तऋषि की सहायता से। और सप्तऋषि के अंदर कौन से तारे? संकेतक तारे। उन दोनों को तारों को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा अगर हम खींचे तो वो कौन सी साइड जाएगी स्टूडेंट्स? ध्रुव तारे की तरफ ही जाएगी। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाती है और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो कौन सी साइड इंगित करेगी? ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता स्टूडेंट्स क्या? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कुछ खगोलीय पिंड जो है उनके अंदर ना तो अपना प्रकाश होता ना ही अपनी ऊष्मा होती और वो तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और ऐसे खगोलीय पिंड जिनका प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, जो दूसरे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन पिंड को कहा जाता है स्टूडेंट्स ग्रह। और ग्रह जो अंग्रेजी के प्लेनेट शब्द से बना है और प्लेनेट जो है स्टूडेंट्स वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाले। प्लेनेट का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई से ये बना है और इसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब क्या हुआ? चारों ओर घूमने वाले। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। ये ग्रह क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि ना तो इसका खुद का प्रकाश है और ना ही इसकी खुद की ऊष्मा है। और स्टूडेंट्स, सूर्य से प्राप्त होती है इसको सारी की सारी ऊष्मा। और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है वो कौन सा है? सूर्य है, जो इसको प्रकाश देता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। क्यों होगी स्टूडेंट? क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा और चंद्रमा से अगर हम देखेंगे तो उसी प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण ये भी चमकती है, तो अपने को चंद्रमा से भी ये चमकती हुई दिखाई देगी। स्टूडेंट्स, कुछ रोचक तथ्य है वो भी आप पढ़ लीजिए, साथ के साथ कोई भी बात हमें छोड़नी नहीं है। क्या देखा स्टूडेंट्स? बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। स्टूडेंट्स, बहुत बार ये बोला जाता है कि बृहस्पति के चारों ओर छल्ले हैं, बाकी शनि और यूरेनस का नाम ही नहीं लिया जाता। लेकिन आपको याद रखना है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस इन तीनों के चारों ओर छल्ले हैं।
ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों के बने हुए हैं और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए अपने को चित्र बना के भी दिखा रखा है और मैं स्टूडेंट्स आपको एक राय दूंगा, आप एनसीईआरटी की बुक अपने पास में रखना और ये सारे जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अपने पास और आ जाता है वो क्या आता है स्टूडेंट्स, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 अपने क्या है ग्रह है। ये आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स, सूर्य से दूर होते जाते हैं, यानी सूर्य से जो उनका कर्मानुसार है वो क्या है। तो सबसे पहले अपना आता है स्टूडेंट सूर्य के सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा अपना, वो है स्टूडेंट्स बुध। उसके बाद में बुध के बाद में आ गया स्टूडेंट्स अपना शुक्र, शुक्र के बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और आगे अपना आ जाएगा स्टूडेंट शनि और उसके बाद में यूरेनस, नेपच्यून जो भी है वो सारे के सारे शनि और यूरेनस ये अपने आ गए। एक और रह गया शायद, वो क्या आता है स्टूडेंट, ये रहा नेपच्यून। तो ये 8 अपने ग्रह हैं और वो कैसे हैं, सूर्य से जो कर्मानुसार दूरी है यानी दूर होते जाते हैं, वो 8 के 8 ग्रह। एनसीईआरटी की बुक आप साथ में रखना बेटा, साथ में पढ़ भी लेना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ते हैं, वो क्या है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर हैं यानी एक जैसे ही हैं। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के समान 8 ग्रह अन्य है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी भी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है, वैसे ही 8 ग्रह और है जो मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट, वो भी क्या करते हैं, सूर्य से ही अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी है स्टूडेंट्स, अपने पृथ्वी के पास ही अपना चंद्रमा नहीं है, और जितने हैं जो ग्रह हैं उनमें से कुछ के पास भी चंद्रमा है। कईयों के पास तो बहुत ज़्यादा, अपने पास तो एक ही है ना, कई जो अन्य ग्रह उनके पास तो कई संख्या में चंद्रमा है। तो स्टूडेंट्स अब अपना जो टॉपिक चल रहा है वो सौरमंडल है। तो सौरमंडल किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड जो है इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक बार सौर मंडल की परिभाषा पढ़नी है। वो क्या है स्टूडेंट, सूर्य और 8 ग्रह जो वो और उनके उपग्रह और कुछ अन्य जो खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, उन सभी को मिलाकर क्या बनता है, सौर मंडल बनता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। और इसका जो मुख्य होता है ना वो क्या होता है स्टूडेंट, सूर्य होता है। ठीक है बेटा, ये जो कुछ फैक्ट दे रखे वो हम पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को ही कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए तो वो आप खुद बना के देख लेना। सोलर एनर्जी जो हो जाता है, सौर मंडल, जिस टाइप के जो भी नाम आप बना सकते हो वो बनाना बेटा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना चलता है बेटा, वो क्या है, सौर मंडल के बाद में सूर्य। सूर्य के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी जैसे ये मान लो सौर मंडल है इसी टाइप का, इसके बीच में जो है ना बेटा वो क्या अपना सूर्य है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। स्टूडेंट जो इसके अंदर बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल मान लो इसका, तो वो क्या करता है, पूरे सौर मंडल को अपनी तरफ खींचे रखता है, यानी उनको अलग नहीं होने देता। तो वो पूरे सौर मंडल को एक नियम के अंदर, एक सूत्र के अंदर बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। और स्टूडेंट्स ये कितना दूर है ये आपको दिखाई दे रहा है, कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये अपने से। पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है स्टूडेंट्स, ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स अपना ग्रह। तो हमारे सौर मंडल के अंदर 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार स्टूडेंट्स वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं अपने। पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन प्लूटो जो है उसको हटा दिया गया है।
तो अब अपने पास कितने स्टूडेंट्स, 8 ग्रह ही है। स्टूडेंट्स ये भी फैक्ट हम पढ़ लेते हैं, वो क्या, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम भाषा में करते हैं वे अक्सर दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जो ज्योग्राफी है वो एक अंग्रेजी शब्द है और ये जो बना है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ स्टूडेंट्स पृथ्वी का विवरण या वर्णन। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जियो शब्द का अर्थ स्टूडेंट्स पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब है स्टूडेंट्स उसका वर्णन यानी लिखना। तो आइए हम पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। तो स्टूडेंट्स अगर जियो के साथ में लॉजी मिल जाएगा तो जियोलॉजी बनते ही ये बन जाएगा स्टूडेंट्स पृथ्वी का अध्ययन। जियो प्लस में मैट्री तो उसका बन जाएगा स्टूडेंट्स पृथ्वी का मापन। और जियो प्लस में ऑइड, इससे बन जाए स्टूडेंट्स अपने पास पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये 3 शब्द भी बनते हैं जियो को प्लस में करते ही लॉजी, मैट्री और आइड से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अपना चलते हैं। हमने सौर मंडल के 8 ग्रह को उनकी दूरी के अनुसार पढ़ लिया था। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून जो थे वो 8 के 8 पढ़ लिए। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्या, कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए। स्टूडेंट्स ऐसे बिल्कुल सर्कल में नहीं है, ये दीर्घ वृत्ताकार में है, यानी ऐसे चलते हैं। ये समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको ऐसे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, दीर्घ वृत्ताकार के अंदर ये फैलते हैं यानी चलते हैं। और ये जो दीर्घ वृत्ताकार में जो चलते हैं ना स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। स्टूडेंट्स एक चक्कर जो लगता है ना सूर्य के चारों तरफ, तो उसको हम 1 वर्ष बोलते हैं। यानी बुध जो ग्रह है उसके ऊपर 1 वर्ष कितने दिनों का है, 88 दिनों का है। ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। अब स्टूडेंट्स अपने से पूछा जा सकता है कई बार, और बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स वो कौन सा ग्रह है, शुक्र है, क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान ही है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्यों कहा जाता है इसको, इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि इसका जो आकार है शुक्र का वो, और जो उसकी आकृति है यानी जो देखने में वो भी पृथ्वी के लगभग समान है। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था आपको, जो प्लूटो है उसको ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 के अंदर, ये 14 अगस्त 2006 में था स्टूडेंट्स, उसमें निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB313 सिरस और प्लूटो जो है वो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी इनको ग्रह के अंदर नहीं रखा जा सकता, ग्रह की जो कैटेगरी है उसके अंदर हम नहीं रख सकते। स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। स्टूडेंट्स खगोलीय पिंड जो है और उनकी गति से संबंधित जो भी अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, खगोलीय शास्त्री। और आर्यभट्ट जो है वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं और अपने देश के भारत के सबसे प्राचीन जो खगोल शास्त्री थे वो कौन थे स्टूडेंट्स, आर्यभट्ट ही थे। समझ में आ रही बात। उसके बाद में हम चलते हैं स्टूडेंट्स आगे की तरफ। नेक्स्ट अपना आता है स्टूडेंट्स पृथ्वी। पृथ्वी क्या है स्टूडेंट्स, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, यानी उससे पहले कौन कौन से रह गए, बुध, शुक्र, और शुक्र को कहा जाता है स्टूडेंट्स पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है ना, ये हमने अभी पढ़ा था। और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह, यानी पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और जो पृथ्वी है वो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। ठीक है बेटा। तो देखिए यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ स्टूडेंट्स पृथ्वी के समान आकार, क्योंकि जो ये धरती है वो ध्रुवों पे, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो है वहाँ पर थोड़ी सी चपटी है, यानी अंदर की जो तरफ है वो थोड़ी सी धसी हुई है। समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और प्रकाश की गति स्टूडेंट्स ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने टाइम के अंदर पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स प्रकाश की गति है ना वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इस गति के बावजूद पृथ्वी सूर्य के बावजूद जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। कितने स्पीड है उसकी,
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और धरती तक पहुंचने पर उसको कितना टाइम लगता है स्टूडेंट्स? 8 मिनट। स्टूडेंट, जीवन के अनुकूल, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो क्या है? जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी पर न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडापन है। यहाँ पर पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यानी पानी और हवा, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अपने जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन जो होती है वो मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, और जीवन के लिए यहाँ पर वायु और जो पानी है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस कारण इस ग्रह को, पृथ्वी को, सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी है, समुद्र है, जिस कारण ये आसमान से देखने पर बिल्कुल नीला दिखाई पड़ता है। स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं चंद्रमा की तरफ। तो चंद्रमा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रोचक तथ्य है। वो क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब आप मालूम कीजिए कि भारत के कौन सा ऐसा शख्स था भारत का जिसने चंद्रमा पर अपना कदम रखा? तो वो आपको पता स्टूडेंट्स कौन थे? राकेश शर्मा, पता भी होगा। तो स्टूडेंट, चंद्रमा के बारे में हम पढ़ते हैं। वो क्या कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। वो क्या स्टूडेंट? चंद्रमा। स्टूडेंट्स, ये एक उपग्रह जो है ना वो प्राकृतिक उपग्रह है, आर्टिफिशियल नहीं कह रहा मैं, ये प्राकृतिक उपग्रह यानी जो अपने आप बना हुआ है, वो अब क्या है स्टूडेंट? चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी चौथा हिस्सा है व्यास किसका? चंद्रमा का। और ये चौथा हिस्सा है किसका? पृथ्वी का चौथा हिस्सा। अगर हम देखें तो वो किसका व्यास बनता है स्टूडेंट्स? चंद्रमा का। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। स्टूडेंट्स, चंद्रमा जो है वो अपनी धरती के नज़दीक है, और वो कितना है स्टूडेंट्स? यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि सूर्य है वो अपनी धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और चंद्रमा है वो अपनी धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। वो क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह इसीलिए कहा गया है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया होता है और जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह स्टूडेंट्स वो है इनसेट, IRS, एड्यूसेट इत्यादि, जो अपने भारत के उपग्रह भेजे गए हैं अंतरिक्ष के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए रॉकेट से प्रक्षेपण किया जा रहा है, और रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना यानी रॉकेट का जो अन्य भाग है जिसको हम ऊपर छोड़ के आते हैं, उसके बाद में जो भी पार्ट बच जाता है वो रास्ते के अंदर उससे छूट जाता है, और लास्ट में जाकर ये उपग्रह अपनी कक्षा के अंदर प्रवेश कर लेता है। यानी उपग्रह का जो पार्ट ऊपर भेजना होता है ना वो पार्ट ऊपर जाता है, बाकी सारा का सारा कहाँ जाता है? वापिस स्टूडेंट्स पृथ्वी पर आ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। वो क्या स्टूडेंट कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। तो स्टूडेंट, चंद्रमा जो है ना वो पृथ्वी के चारों ओर भी 27 दिन में चक्कर पूरा कर लेता है, और अपने अक्ष पर भी वो क्या करता है स्टूडेंट्स? 27 दिन के अंदर चक्कर पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि हम जब भी देखते हैं तो चंद्रमा का हमें एक भाग ही दिखाई देता है, उसके चारों साइड हमें दिखाई नहीं देती। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है।
यहाँ पर ना तो पानी है और ना ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा भी जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, जो अपने को चंद्रमा के अंदर दिखाई देता है ना, एक काले रंग का धब्बा दिखाई देता है, वो क्या है कि इसके ऊपर जो बने हुए बड़े बड़े पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, इन्हीं के कारण यहाँ पर क्या बना होता है स्टूडेंट्स, काला धब्बा यानी छाया बनी होती है। उसके बाद में स्टूडेंट्स एक नाम आया था, वो क्या आया था, क्षुद्र ग्रह। तो वो है क्या, वो देखिए हम पढ़ लेते हैं उसके बारे में। तो क्षुद्र ग्रह क्या स्टूडेंट्स, कि तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो तारे हैं, उपग्रह हैं और जो भी अपने ग्रह हैं, उनको छोड़कर कोई बहुत छोटे छोटे पिंड हैं जो भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन छोटे छोटे पिंडों को भी क्या कहा जाता है स्टूडेंट, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टूडेंट क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा है उसके बीच के अंदर ये छोटे छोटे पिंड यानी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा क्षुद्र ग्रह का एक आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही एक भाग होता है, लेकिन बहुत वर्ष पहले विस्फोट हुआ था। विस्फोट के कारण ये क्या हो जाते हैं, अपने ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं और वो उसी कक्षा के अंदर घूमते रहते हैं, ये क्षुद्र ग्रह। उसके बाद में नेक्स्ट अपना पार्ट आता है स्टूडेंट्स, वो आता है उल्का पिंड। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, थोड़े यानी अपने ग्रह से थोड़े छोटे 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 पार्ट हैं उनको तो हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, लेकिन पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड जो है वो पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा है ना क्या कि टूटते हुए तारे, तो वो टूटते हुए तारे जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो वास्तव में टूटते हुए तारे नहीं हैं, वो यही उल्का पिंड होते हैं जो धरती के संपर्क में आ जाते हैं और वो धरती पर गिरने को हो जाते हैं। और जैसे ही वो वायु के साथ घर्षण करते हैं तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के कारण क्या होता है, उनमें आग लग जाती है और वो अपने को ऐसे दिखता है कि टूटता हुआ तारा प्रतीत होता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? हमने देखा है स्टूडेंट्स, कई बार यहाँ से ऐसे चलता और ऐसे लंबी लाइन बन जाती है। वही क्या होता है स्टूडेंट्स, उल्का पिंड होता है जो धरती के संपर्क में आता है और वायु के साथ घर्षण करके उसमें आग उत्पन्न हो जाती है। यह लाखों तारों का समूह है और स्टूडेंट्स यही पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। स्टूडेंट्स, बहुत तारे जो हैं छोटे 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 बिल्कुल छोटे छोटे तारे जो इकट्ठे होके एक सफ़ेद पट्टी सी बना लेते हैं, उस पट्टी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, आकाश गंगा कहा जाता है, यानी मिल्की वे इसको कहा जाता है। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। स्टूडेंट्स, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी और आपको पता है अपना देश जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, इसलिए गंगा नदी के नाम से ही इसका नाम क्या रख दिया, आकाश गंगा रख दिया गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में कोई भी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। स्टूडेंट्स, लाखों आकाश गंगाएं हैं और हमारा जो सौरमंडल है ना वो एक आकाश गंगा का भाग है और एक आकाश गंगा के अंदर करोड़ों तारे होते हैं और उन करोड़ों तारों के अंदर अपना सूर्य भी एक तारा है। अब आप सोच सकते हो कि हमारा जो भाग है, हम जो ब्रह्मांड के कौन से भाग में रहते हैं, यानी हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है जो अपनी धरती है वो। अब देखिए ये आपको दिखाई देगा यहाँ से, वो क्या है स्टूडेंट्स, हम हैं यहाँ पर,
ये अपनी पृथ्वी है, फिर ये सौरमंडल, और ये आकाशगंगा का भाग है, और ये ब्रह्मांड है। इस तरीके से यानी ये जो आकाशगंगाएं है, ये करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, लाखों आकाशगंगाएं अपने ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज का अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाता है। उससे रिलेटेड हम आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट्स, ग्रह और तारे के अंदर हमने शुरू में पढ़ा था कि ग्रह जो होते हैं उनका खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, तारों का खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। ग्रह जो होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद में आता है स्टूडेंट सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना आता है सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट, सूर्य और उसके 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन सभी को मिलाकर जो परिवार बनता है उसको क्या कहा जाता है, सौरमंडल। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो। तो स्टूडेंट्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 ग्रह थे जो दूरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू उनका डिस्टेंस जो सूर्य से है वो हमने बता दिया। आप भी इसको ज़रूर अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कीजिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था पृथ्वी के ऊपर जीवन यापन करने के लिए प्रचुर मात्रा में वायु भी है, पानी भी है, और ये जीवन को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा का एक भाग ही क्यों देख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा था चंद्रमा अपने अक्ष पर भी 27 दिन के अंदर चक्कर लगाता है और पृथ्वी के चारों ओर भी 27 दिन के अंदर चक्कर लगाता है। इस कारण हम पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक भाग ही दिखाई यानी देख सकते हैं। ब्रह्मांड क्या है स्टूडेंट्स, करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और हमारा सौरमंडल उन करोड़ों आकाश गंगाओं का एक भाग है, यानी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, पृथ्वी की बहन भी बोल सकते हैं इसको। तो वो है स्टूडेंट्स क्या, शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी अपना पृथ्वी जो है वो तीसरे स्थान पर है दूरी के हिसाब से। नेक्स्ट अपना आता स्टूडेंट्स, वो क्या है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ में चक्कर लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो कौन सा था, दीर्घवृत्ताकार। मैंने बताया भी था आपको। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो किस दिशा का स्टूडेंट्स, उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन से थे, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड स्टूडेंट्स, अपने पास खाली स्थान भरो। खाली स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तारों का एक समूह। पढ़ा था ना शुरू में, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, वो कहा जाता है आकाशगंगा। पृथ्वी के सबसे करीब क्या है स्टूडेंट्स, खाली स्थान पृथ्वी के सबसे करीब है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो शुक्र अपने नज़दीक है। और वैसे अगर हम देखें तो सूर्य की बात करें तो सूर्य अपने सबसे नज़दीक है, जिसका प्रकाश अपने धरती पर पड़ रहा है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, सूर्य से तीसरा नज़दीक ग्रह कौन सा स्टूडेंट, तो वो पृथ्वी है। पृथ्वी देखिए, बुध, शुक्र और पृथ्वी। तो तीसरा ग्रह कौन सा हो गया, पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी खालिस्तान तथा खालिस्तान नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश नहीं होता एक तो, और एक क्या नहीं होती, ऊष्मा उनकी नहीं होती। तो इस तरीके से अपने ये सारे प्रश्न भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने हर एक टॉपिक को, हर एक थ्योरी को पढ़ लिया ना एनसीईआरटी की, तो आपका ऐसा कोई सम नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आप ना दे पाओ। तो स्टूडेंट्स, कल मिलेंगे सेकंड लेसन के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों का थैंक यू।